मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। यूपी टेट 2024 के लिए पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं आप सभी के सामने। आइए पहले क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और देखिए पहला प्रश्न बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने दिया है। ऑप्शन ए में दिया है शाकभक्षी, बी में दिया है मृतकभक्षी, ऑप्शन सी में दिया है मांसभक्षी और डी में दिया है रसायनभक्षी। उत्तर आप लोग करते चलेंगे। देखिए बात करें शाकभक्षी की, तो देखिए शाकभक्षी का मतलब होता है शाकाहारी। शाकाहारी यानी पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव को जो है शाकाहारी कहा जाता है, जैसे गाय, हिरण, बकरी इत्यादि। और देखिए मांसभक्षी की बात करें तो मांसभक्षी का मतलब है मांसाहारी, जो विभिन्न प्रकार के जीवों को खाकर अपना भोजन चलाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, जैसे कि शेर। और जबकि मृतकभक्षी की बात करें तो देखिए मृतकभक्षी में जो मृत जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें मृतकभक्षी कहा जाता है। इसमें देखिए कौन आता है, तो जीवाणु और कवक आते हैं। और जीवाणु तथा कवक को देखिए अपघटनकर्ता भी कहा जाता है। और अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो मृतकभक्षी कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकभक्षी। इसमें कौन आता है, तो जीवाणु तथा कवक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक हैं। आपको बताना है सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक कौन हैं इनमें से। ऑप्शन ए में दिया है प्रोपेन, बी में दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑप्शन सी में दिया है मेथेन, डी में दिया है एथेन। उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सीएनजी का उपयोग देखिए हम बहुत सारे कामों में करते हैं, विशेष तौर पर वाहन चलाने के लिए वर्तमान समय में सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कार, बस चलाने के लिए। और देखिए बायोगैस की बात करें तो बायोगैस से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। बायोगैस संयंत्र होते हैं जिससे कि विद्युत की प्राप्ति होती है। और इन दोनों के लिए मुख्य घटक होता है मेथेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों के लिए मुख्य घटक होता है मेथेन। और देखिए मेथेन को हम CH4 के नाम से भी जानते हैं। मीथेन देखिए ग्लोबल वार्मिंग में या वैश्विक तापन में लगभग 20% योगदान देता है। और यह कहाँ से निकलता है, तो धान के खेत से या फिर दलदली क्षेत्रों से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है कितना होता है? प्रश्न नंबर 3 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। कह रहा है अम्लीय वर्षा का पीएच मान है। ऑप्शन ए में दिया है 5.6 से अधिक, बी में दिया है 7 से कम, सी में दिया है 5.6 से कम और डी में दिया है 7 से कम। देखिए ऑप्शन रिपीट हुआ है यहाँ पर। बी को देखिए हम करेक्ट करेंगे, 7 से कम तथा 5.6 से अधिक। चलिए ऑप्शन बी को हम लोग बना लेंगे। अब आप लोग उत्तर करेंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान है 5.6 से अधिक, बी में दिया है 7 से कम तथा 5.6 से अधिक, सी में दिया है 5.6 से कम तथा डी में दिया है 7 से कम। और देखिए अगर आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो आपका उत्तर पूरी तरह से गलत है। उत्तर आप लोग करेंगे। देखिए पीएच वैल्यू की बात करें तो देखिए किसी पदार्थ की पीएच वैल्यू अगर 7 से अधिक है, 7 से अगर अधिक है, देखिए 7 से अधिक है तो विलयन जो है वह क्षारीय होगा। कैसा विलयन होगा?
क्षारीय होगा। और देखिए 7 है तो वह देखिए उदासीन होगा, अर्थात ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। और देखिए अगर 7 से कम है तो वह जो है अम्लीय होगा। आप देखिए आपके सामने 5.6 से कम अम्लीय पूछा है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है? तो 5.6 से कम होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अम्लीय वर्षा होती क्या है? जब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर जमीन पर गिरते हैं तो ऐसी वर्षा जो है वह अम्लीय कहलाती है। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथे प्रश्न के क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से होगा। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से होगा। क्या वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या फिर ये सभी? देखिए जल प्रदूषण क्या होता है? देखिए जब जल में अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है। और वायु प्रदूषण की बात करें तो देखिए जब वायु में अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। और देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण देखिए क्या है? जब ध्वनि की तीव्रता एक निश्चित लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। आपसे पूछा है कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा? बात करें अगर कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग की तो देखिए हम कीटनाशकों का प्रयोग जो है कहाँ करेंगे? तो ज़मीन पर। लेकिन ज़मीन से ये कीटनाशक विभिन्न स्रोतों से जब जल स्रोत पर पहुँचेंगे तो क्या होगा? तो जल प्रदूषण होगा। यहाँ पर देखिए मृदा प्रदूषण भी हो सकता है। मृदा प्रदूषण ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप उत्तर लगाएंगे जल प्रदूषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सभी नहीं होगा। वायु प्रदूषण भी नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? अर्थात आपसे पूछा है कौन रोग जो है जल से नहीं होता है, आपको यही बताना है। निम्न में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? ऑप्शन में दिया है हैजा, बी में दिया है टाइफाइड, सी में दिया है हेपेटाइटिस और डी में दिया है ट्यूबरक्लोसिस। देखिए जल प्रदूषित रोग हैं हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। जबकि ट्यूबरक्लोसिस अर्थात देखिए इसी को टीबी रोग कहते हैं और इसी को देखिए क्षय रोग कहते हैं। ये देखिए इसका कारण देखिए जीवाणु होता है ना कि जल। इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा है कौन जो है जल प्रसारित रोग नहीं है, अर्थात कौन जल से जो है रोग नहीं होता, तो आपका उत्तर होगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस देखिए टीबी है अर्थात क्षय रोग। चलिए यह जो है इसका कारण देखिए जो है जीवाणु होता है। इसका कारण देखिए जीवाणु होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रम में आगे चलेंगे। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन ए में दिया है बांदीपुर नेशनल पार्क में, बी में दिया है कार्बेट नेशनल पार्क में, सी ऑप्शन में दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क में और डी में दिया है गिर नेशनल पार्क में। देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह है असम में। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है गुजरात में। गिर नेशनल पार्क देखिए फेमस है एशियाई शेर के लिए। और भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और देखिए देश का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। छठे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, सातवें प्रश्न पर आ जाते हैं, आप लोग उत्तर करेंगे। पूछा है तिब्बत की सांगपो नदी जो है भारत में जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन में गंगा दिया है, बी में सिंधु दिया है, सी में देखिए ब्रह्मपुत्र नदी दिया है और डी में दिया है यमुना। देखिए गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है और देखिए तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। और देखिए तिब्बत की जो सांगपो नदी है, तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में देखिए दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे देखिए दिहांग के नाम से जाना जाता है, जबकि असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में इसे जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से, जबकि तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बात करें सिंधु नदी की तो देखिए सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। और देखिए गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से कहाँ? बांग्लादेश में। चलिए ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में। आइए आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं, उत्तर करेंगे आप सभी। पूछ रहा है बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? चलिए शिक्षण का देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया है नैतिकता की समझ का विकास करने के लिए, बी में दिया है अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास करने के लिए, सी में दिया है पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देने के लिए और डी में दिया है उपरोक्त सभी। देखिए ऑप्शन बी की बात करें तो कह रहा है अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास। देखिए छोटी कक्षाओं में अवधारणाओं की गहरी समझ ये जो है एक निगेटिव पॉइंट है, इसलिए यह हमारा उत्तर नहीं होगा और अगर ये नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन ए बचा है आपके सामने नैतिकता की समझ का विकास और सी में दिया है पर्यावरण की जानकारी और महत्व देना। तो देखिए बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है, इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देने के लिए। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे और देखिए आप सभी साथी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास आपको देखिए पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में भी क्लास को जरूर शेयर करें आप सभी। चलिए यह भी प्रश्न देखिए शिक्षण से है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? पहले ऑप्शन में दिया है बच्चों के दृष्टिकोण पर, दूसरे ऑप्शन में दिया है अभिभावकों के विचार पर, तीसरे ऑप्शन में दिया है प्रयोगों एवं उदाहरणों पर और डी में दिया है पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो देखिए ध्यान देना चाहिए बच्चों के दृष्टिकोण पर। पहला ऑप्शन जो है राइट होगा। चलिए बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 10 पर चलेंगे। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? अच्छा प्रश्न है, कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में,
उत्तराखंड में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड में देखिए कौन सी घाटी अवस्थित है? तो देखिए फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। सिक्किम में देखिए सिक्किम में युथांग घाटी स्थित है। कौन सी घाटी? तो युथांग घाटी स्थित है सिक्किम में, युथांग घाटी। और देखिए हिमाचल प्रदेश में बात करें तो कुल्लू घाटी स्थित है, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी देखिए हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में हमने बताया युथांग घाटी, और जम्मू कश्मीर में देखिए कश्मीर घाटी स्थित है, और उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित है। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? देखिए ये पूछ रहा है जीवों की प्रजातियों की विविधता को ही जो है जैव विविधता कहा जाता है। देखिए जीवों की प्रजातियों की जो विविधता होती है उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। आपसे पूछा है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में, शांत घाटी में या फिर सुरमा घाटी में? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? अभी हमने बताया उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और दोरांग घाटी देखिए कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अरुणाचल प्रदेश में। और शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में, केरल में। और सुरमा घाटी कहाँ है स्थित है? तो मेघालय में, मेघालय में। पूछा है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांत घाटी में, जो कि केरल में है। इसे ही देखिए साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी में। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन की मोटाई जो है किससे नापी जाती है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन की मोटाई जो है किस में नापी जाती है? सेंटीमीटर में, डॉप्सन यूनिट में, डेसिबल में या फिर एनटीयू में? देखिए हम लंबाई को मापते हैं सेंटीमीटर में, और देखिए समताप मंडल में O3 यानी ओजोन परत पाई जाती है, और इसकी जो मोटाई होती है वह नापी जाती है डॉप्सन यूनिट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। सेंटीमीटर में देखिए हम लंबाई को मापते हैं, और एनटीयू में देखिए जल में निलंबित कणों की मात्रा मापी जाती है एनटीयू में। चलिए ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को या फिर 22 मई को? देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और देखिए 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। और देखिए 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। और यही आपसे पूछा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? प्रश्न नंबर 14 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? 4 ऑप्शन दिया है आपके सामने, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर या फिर ए.के. बनर्जी। देखिए, चिपको आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ? तो यह शुरू हुआ उत्तराखंड के चमोली जिले से और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता रहे गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और इनके साथ-साथ सुंदरलाल बहुगुणा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, मेधा पाटेकर जो है, मेधा पाटेकर की बात करें तो देखिए, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। इसीलिए देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन रहे? तो मेधा पाटेकर। जबकि अमृता देवी बिश्नोई की बात करें तो देखिए, अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान के खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और ए.के. बनर्जी, देखिए ए.के. बनर्जी ये एक अर्थशास्त्री हैं। इनका देखिए इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? ऑप्शन ए में दिया है विटामिन B12, बी में दिया है विटामिन के, सी में दिया है विटामिन ई और डी में दिया है विटामिन ए। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? देखिए, विटामिन B12 में देखिए कोबाल्ट मिलता है और विटामिन के की कमी से देखिए रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। और देखिए, विटामिन ई जो है आपका राइट आंसर होगा। पूछ रहा है कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में देखिए कमी आ जाती है, प्रजनन क्षमता में देखिए कमी आ जाती है। जबकि विटामिन ए की कमी से देखिए रतौंधी हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। चलिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था आज के प्रैक्टिस सीरीज में। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने मित्रों में शेयर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बता दें, सोहन इंस्टीट्यूट पर यूपी टेट और सुपर टेट की कक्षाएं स्पेशली दी जा रही हैं। देखिए, अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूपी टेट और सुपर टेट की क्लास नहीं चल रही है। सिर्फ सोहन इंस्टीट्यूट आपको यूपी टेट और सुपर टेट की प्रैक्टिस सेट लगातार प्रोवाइड करा रहा है। इसलिए आप लोग सोहन इंस्टीट्यूट के साथ लगातार बने रहें और क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।